प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, आज मैं आपके समक्ष बीए पार्ट द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रपति, संघीय कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति पर चर्चा करूंगा। भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं तथा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति और मंत्री परिषद होंगे। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा और मंत्री परिषद कार्यपालिका की वास्तविक प्रधान होगी। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा गया है। यद्यपि कार्यपालिका के प्रधान का यह नामकरण अमेरिकी संविधान के समान है, लेकिन भारतीय राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियां अमेरिकी राष्ट्रपति के समान नहीं है। अमेरिका की अध्यक्षात्मक व्यवस्था में कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान ही वास्तविक प्रधान होता है, लेकिन भारत में ब्रिटेन जैसी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है और दूसरा वास्तविक प्रधान। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है और भारतीय संघ में उसकी स्थिति अमेरिकी राष्ट्रपति के स्थान पर ब्रिटिश सम्राट जैसी होती है। राष्ट्रपति पद की योग्यताएं: वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो, राष्ट्रपति के पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। इस संबंध में संघ के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, संघ अथवा राज्य के मंत्रियों को सरकारी अधिकारी नहीं समझा जाएगा। राष्ट्रपति भारतीय संसद तथा राज्यों के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। यदि निर्वाचन के पूर्व ही इनका सदस्य है तो निर्वाचन की तिथि से उसका स्थान उस सभा से रिक्त समझा जाएगा। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की अवधि में कोई अन्य वेतनभोगी पद ग्रहण नहीं कर सकता। भारतीय संघ के इस सर्वोच्च पद के लिए इतनी कम योग्यताओं का होना आश्चर्य का विषय हो सकता है, लेकिन संविधान निर्माताओं ने जानबूझकर ऐसा इसलिए किया है कि भारत का प्रत्येक नागरिक इस उच्च पद को प्राप्त करने में समर्थ हो सके। ये व्यवस्था जनतंत्रात्मक सिद्धांतों के अनुकूल है। व्यवहार में इस पद पर केवल वही व्यक्ति निर्वाचित हो सकेगा जिसे देश में बहुत अधिक सम्मान प्राप्त हो। राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया है। यह चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है और यह पद्धति इस प्रकार है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन: राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं और 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में राज्यों की विधानसभाओं और अब संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं को इसलिए शामिल किया गया है कि राष्ट्रपति न केवल केंद्रीय शासन वरन संपूर्ण भारतीय संघ का प्रधान होता है। संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संघीय संसद के साथ साथ राज्यों के विधानमंडल के सदस्यों को सम्मिलित कर इस बात पर का प्रयत्न किया गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन दलीय आधार पर न हो और संघ के इस सर्वोच्च पद की वास्तविक रूप में राष्ट्रीय पद का रूप प्राप्त हो सके। एकल संक्रमणीय मत पद्धति: संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव
अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होगा और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक होगा। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्न सूत्र अपनाया गया है। न्यूनतम कोटा बराबर दिए गए मतों की संख्या बटा निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या प्लस 1। न्यूनतम कोटा की व्यवस्था इसलिए की गई ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति पद प्राप्त हो सके। इस व्यवस्था से ही वह पद के अनुकूल सम्मान का पात्र हो सकता है। इस पद्धति के अंतर्गत प्रत्येक मतदाता के द्वारा अपने मतपत्र में उतनी ही पसंद व्यक्त की जा सकती है जितनी संख्या में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं। सर्वप्रथम पहली पसंद या प्रथम वरीयता के मतों की गणना की जाती है। यदि पहली पसंद के मतों की गणना से ही किसी उम्मीदवार को चुनाव कोटा मतदाताओं का स्पष्ट बहुमत प्राप्त हो जाए तो दूसरी पसंद के मतों की गणना नहीं की जाती। लेकिन यदि पहली पसंद के मतों की गणना से किसी भी उम्मीदवार को चुनाव कोटा प्राप्त न हो तो फिर क्रम से दूसरी तीसरी पसंद के मतों की गणना की जाती है। धन्यवाद बच्चों। आगे के वीडियो में इस चुनाव प्रक्रिया को विस्तार से और समझाने की कोशिश करूँगा।